अब हर्षवर्धन जी, मुझे थोड़ा, मैं कई दिनों से यह सवाल अपने कई एक्सपर्ट से पूछ चुका हूं, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की रीजनल पार्टीज की स्ट्रेटजी में यह फर्क क्यों है कि वो सब लोग बहुत सटल तरीके से विरोध कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत मुखर तरीके से उठा रही है? क्या वजह आपको लग रहा है हर्षवर्धन जी? देखिए, माना कि देखिए राजनीति में तो जाहिर है कि कुछ भी कोई पार्टी करेगी जो सत्ता में रहेगी तो विपक्ष वाले उसका विरोध करेंगे, लेकिन एक सामान्य सहमति या कहें कि देश के नाम पर एक सहमति जो अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ भारत, उसमें बनी रही। और राहुल गांधी ने उस प्रोटोकॉल को बहुत स्तरहीन तरीके से तोड़ा है। वो प्रोटोकॉल क्या था? आप कुछ भी कर लें, नेता पर कुछ भी बोल दें, पार्टी पर कुछ भी बोल दें, लेकिन जब देश युद्ध जैसी स्थिति में हो या देश जब किसी के साथ विदेश नीति में किसी भी तरह से डील कर रहा हो, तो हम कम से कम उस पर ऐसी बातों को नहीं करते थे जो सरकार का, देश की सेना का और देश के नागरिकों, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, उसका पक्ष कमजोर करने की कोशिश करें। राहुल गांधी ने यह कोशिश की और अनजाने में नहीं की है, जानबूझकर की। अब ये क्यों किया है, इसका सवाल सबके मन में आता है, क्योंकि राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, 20 साल के सांसद हैं, तो ऐसा तो है नहीं हमसे तो ज्यादा समझ हो सकता है, आपकी समझ तो होगी उतनी, हमारी समझ उस हिसाब से कम हो सकती है। लेकिन जरा आप सोचिए, देश के लोगों को बहुत बुरा लगा जब ट्रंप ने वो पोस्ट कर दिया था। उनको अच्छा नहीं लगा था, सचमुच वो मोदी सरकार से थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। लेकिन जब उनको पता चला कि हमने क्या हासिल किया है, जो आज तक के किसी युद्ध में भी हम हासिल नहीं कर पाए, जो आज तक के किसी ऑपरेशन में हम हासिल नहीं कर पाए, पाकिस्तान की क्या हालात स्थिति हमने कर दी, और ये स्थिति कर दी कि दुनिया के बड़े देशों को लगा कि अब अगर हमने नहीं रोका इसको, या हम पाकिस्तान को पिछले दरवाजे से सपोर्ट नहीं करेंगे, तो शायद पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होगा और भारत दुनिया में दूसरे तरह से आएगा। क्योंकि इस बात पर चर्चा कम हो रही है। हम लोग चूंकि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं, देश की जो बढ़ती ताकत है उसको दूसरे देश जिस तरह से ले रहे हैं वो जरा देखना चाहिए। और किस तरह से ले रहे हैं? हम पीटते रहे पाकिस्तान को, बाद में तो चाइना कहा कि हम भी उसके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन बीच में नहीं आया। हम पीटते रहे पाकिस्तान को, तुर्की, चाइना और अमेरिका के हथियारों से लैस पाकिस्तान को कुछ नहीं कर पाए। हम आयरन डोम को लेकर लोम हर्षित होते थे, हमारे यहां उससे बढ़िया सुरक्षा चक्र बन गया, हमने सुदर्शन चक्र चला दिया, हमने अपने ब्रह्मोस चला दिए, हमने आकाश तीर चला दिया, हमने सब कर दिया। अब इसका दूसरा पहलू है। इफ्रा जान ने भी एक चिंता जाहिर की और मुझे लगा अच्छा है, थोड़ा सा और आंकड़े के साथ इफ्रा आती तो मुझे अच्छा लगता। अभी नौजवान प्रवक्ता है, लेकिन सिर्फ रेटोरिक बोल गई। मैं इस पर बहुत पढ़ रहा था कि आखिर क्या हुआ। 14 लोग मर गए थे जब पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की, हमारे देश के नागरिक थे। तो मैंने जब देखा तो सीमा पर न तो बाढ़ लगाने का काम पिछले 60 सालों में हुआ, न बंकर बनाया गया। हम लगातार लड़ाई में हैं, लगातार हमारे सीमावर्ती देश, लेकिन बाढ़ और बंकर का काम इसी सरकार ने इस तेजी में किया। 10,000 बंकर 2021 में बनाएंगे। मैं नंबर बता रहा हूं, इसको नोट कीजिए और दर्शक भी इसको ध्यान दें। लेकिन चूंकि अभी इतना बड़ा एरिया है, जो बंकर और बनने चाहिए थे, और मेरा यह मानना है कि कम से कम इतने ही बंकर जितने सीमा के इलाके उसमें हमको बनाना चाहिए। हमें इजराइल जैसा, हमें दुनिया के दूसरे से दुश्मन जैसा होना चाहिए। यह हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात, जिसको लेकर आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी का संकट बढ़ गया है। देखिए, राहुल गांधी जाति जनगणना पहले भी नहीं चाहते थे। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल गांधी की ही राजनीति के दबाव में जाति जनगणना करा रही है। इसमें मुझे कोई जरा सा बोलने में संकोच नहीं। भाजपा वाले भले कहेंगे नहीं हम तो शुरू से ही इसके पक्षधर थे, कोई पक्षधर नहीं थे, सब हवाई बातें हैं। राहुल गांधी ने इतना नरक काट दिया कि इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब आप इसको जरा समझिए, जो अभी शीतल जी ने कहा, नरेंद्र मोदी अपने पक्ष में चीजों को करने के महारथी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक वैचारिक अधिकार है, एक संगठन है, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी चीज है, जो जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब वो बात कर लेते हैं। अब ये लड़ाई जो होने जा रही है, इसको शब्द मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, सभी के लिए कह रहा हूं। जाति गणना नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। अब राहुल गांधी की कोशिश होगी कि जाति विभाजन को और उभारे। पहले भी वो जातीय जनगणना की लड़ाई नहीं कर रहे थे। मुझे जहां तक ध्यान है, न्यूज 24 का ही कैमरामैन था जिसको उन्होंने कौन जात हो कह के पिटवा दिया था। और उनको तो यह भी नहीं पता था कि न्यूज 24 के मालिक मालकिन कौन है। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि कौन है, तुम्हारी जाति बताओ। अब ऐसा
स्तरहीन व्यवहार भारतीय राजनीति में किसी बड़े नेता ने नहीं किया। वो नेता प्रतिपक्ष है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे लिए पीड़ा देने वाली बात है कि वो नरेंद्र सरेंडर जैसी कर रहे हैं, देश का प्रोटोकॉल तोड़ा जो आज तक किसी नेता विपक्ष ने नहीं तोड़ा। दूसरा, जातीय विभाजन की ऐसी घृणित किसी राजनीतिक नेता ने नहीं कि ठीक है हम विरोध करते हैं, किसी का मन है किसी का नहीं है, और मैं तो बार बार कहता हूं जाति गिन के क्या मिलेगा, लेकिन गिन लो भाई, एक बार जरा पक्का हो जाए। हर्षवर्धन जी, ओके, हर्षवर्धन जी आप तो खरी खरी कहते हैं, अपने मन की बात कह देते हैं, चाहे हवा किस भी दिशा में बह रही हो। इस बार भी आप भी मानते हैं ये बात कि ये जो सीज फायर, टेक्निकल तौर पे जो सीज फायर नहीं माना जा रहा है, वो गलत किया गया, गलत टाइम पे किया गया, और उसमें ट्रंप ने भी बेड़ा गर्क कर दिया, भारत की छवि भी खराब की और सरकार की भी क्रेडिबिलिटी खराब की? नहीं, मैं ये तो नहीं मानता हूं कि गलत टाइम पे, क्योंकि ये समझने के लिए तो बहुत जो सेना में बैठे हुए लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक लोग हैं। लेकिन एक बात मैंने उस दिन भी कही थी, लगातार लगभग सभी चैनलों पर कही, क्योंकि आपके साथ बहुत दिन बाद जुड़ा हूं तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। सरकार की और भाजपा की जो कम्युनिकेशन मशीनरी रही वो पूरी तरह से फेल रही। नंबर एक, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में, और देखिए यहां जाकर जिसको हम कहें कि नरेंद्र मोदी का कुछ भाग्य गजब है, मोदी जी शायद इस संकट में फंसते, लेकिन अब सोचिए एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया है जहां पहली बार होगा कि अभी अभी राष्ट्रपति बन के आए हैं और वहां कहा जा रहा है कि जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना दीजिए। तो मुझे लगता है साख अपनी चाहिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उनको लगा चलो यही कर दे। और देखिए देश के लोगों को पता है अगर ट्रेड से मोदी को डराया जा सकता तो 2016 से 2020 में हार्ले डेविडसन पर टैक्स नहीं घटवा पाए डोनाल्ड ट्रंप। ये समझ लीजिए मोदी से कुछ करवा पाना डोनाल्ड ट्रंप के औकात के बाहर की चीज है। एक गड़बड़ है सिर्फ, हमारे जो पत्रकार, हमारे जो बुद्धिजीवी नेताओं को छोड़ दीजिए, वो ट्रंप के 12 बार को याद रखते हैं, लिस्टिंग करते हैं, लेकिन हमारे विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर रहा है, लेकिन उसकी बात वो लोग नहीं करते। और भैया देश का नैरेटिव हम करने के लिए तब पत्रकार हैं, तब बुद्धिजीवी हैं। हर्षवर्धन जी, अब जाते जाते दो शब्द इस पर भी कह दीजिए। आपने कहा ना मोदी सरकार की कम्युनिकेशन में कमी रह गई, आपने मेरे ख्याल से इस पर भी सवाल उठाया था ना कि वो सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को क्यों और विक्रम मिस्री को क्यों सामने रखा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? नहीं, अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए ये भी अच्छा कि आपने, हालांकि सब पुरानी बात हो गई, लेकिन आज आप सारे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। मैं शब्दशः बोल देता हूं जिससे लोगों को ध्यान करे, मेरे पोस्ट भी खोज लेंगे। मैंने लिखा था कि हमारे देश की वीर बेटियों विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी हमारे देश की शान है, लेकिन उनसे फ्रॉड सेकुलर ऑप्टिक्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना जिसे मैं ठीक नहीं समझता। वो युद्ध काल था इसलिए नहीं कहा। अब इसका मतलब आप समझिए, देखिए किसी भी देश में जब आप नैरेटिव की बात करते हैं, बस एक लाइन में खत्म कर दूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। जब आप नैरेटिव की बात करते हैं, निश्चित तौर पर वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी थी। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, हिंदू मुसलमान का विभाजन कराना था। ओवैसी भी कह दे रहे थे धर्म पूछकर मारा, लेकिन कुछ फ्रॉड सेकुलर नेता उसको नहीं मानने को तैयार थे। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जैसी बाद में एयर मार्शल ए.के. भारती और जो सारे लोग हैं, सब मैं नाम मैं भूल रहा हूं, क्योंकि जब आप इस तरह की लड़ाई में होते हैं ना, तो हर वक्त सिर्फ ऑप्टिक्स से नहीं चलना चाहिए। पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, आपको मैसेजिंग करनी, उसके बाद मैं उसको गलत मानता हूं। ओके, निवान शर्मा।